चलिए, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है कहीं जाने के लिए। सब लोग प्रतिदिन अपने लेवल का संघर्ष कर रहे हैं और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिवमंगल सिंह सहाय कहते हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। संघर्ष पथ में जो भी मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है और उसमें जलना पड़ता है, और संघर्ष समय उसी से करवाता है जो संघर्ष करने की क्षमता के बराबर है। एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आसानी से हो रहा है, खूब बढ़िया से, कुछ भी काम आपने शुरू किया और वो काम में आप सफलता मिल गई, पहले ही अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, बहुत जल्दी आपकी, और जो चाहते हैं वो हो भी जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप ईश्वर के दुलारे होंगे, ईश्वर आपसे मोहब्बत करता होगा। लेकिन यदि उन बच्चों के ऊपर अगर गौर करें कि जिनका पहली बार में नहीं होता, या कोई काम शुरू करते हैं और फिर वो सफलता नहीं मिलती है, हार जाते हैं, थक जाते हैं, पुनः प्रयास करते हैं, फिर थक जाते हैं, तो क्या ईश्वर उनसे नफरत करता है? ईश्वर उनसे घृणा करता है? नहीं, ईश्वर उन पे विश्वास करता है कि बिना सहायता के ये काम कर सकता है। तो आपको तय करना है कि ईश्वर का विश्वासी छात्र या बेटा बनना है कि ईश्वर का दुलारा बनना है, ये आपको तय करना है। जो प्यारा और दुलारा होता है वो आत्मिक रूप से कमजोर होता है, थोड़ा सा भी अकेला पड़ेगा भयभीत होकर गिर जाएगा, फिर उठने की कोई संभावना नहीं होती है। जो संघर्ष से आगे बढ़ता है, जो ठोकरों से आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति शक्तिमान होता है और वो सभी परिस्थितियों से खेल कर निकल जाने में सक्षम होता है, योग्य होता है। ईश्वर इसीलिए उस पर विश्वास करता है, और उसकी सफलता में देरी इसीलिए होती है कि थोड़ा और देख लो अपने आप को, परख लो अपने आप को। केदार सिंह कहते हैं कि मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, गोली की तरह चलते देखा। इतनी तेज होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। तेज कैसे आएगा? जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी तब नहीं आएगा। चलिए, ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन 15 सेकंड के लिए काम करता है। मोटिवेशन 15 मिनट 15 सेकंड के लिए। आत्मिक बल जो अंदर से जागृत होती है वो ज्यादा देर तक काम करता है। भैया अब तो बर्दाश्त से बाहर है, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए, आज हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं अपने वायदे के मुताबिक आपसे ये बात पूछ लूं कि कल मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर साइंस में फिजिक्स या साइंस के प्रश्न को आपको देखना है। कितने लोगों ने इस बात को याद किया घर पे कि अच्छा हाँ मास्टर ने ये भी बोला था? कितने लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा? आपने बताइए। आपने 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 वेरी गुड। बीपीएससी का? अच्छा बताइए तो 69 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से? नॉर्मली की बात नहीं है, कितने? हाँ, मतलब साइंस में बता दीजिए। हमने कल कहा था तो पहले तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखे होंगे। तो देखिए, पहले की बात नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रेंड बदला है। 69 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? टोटल 22 क्वेश्चन थे जो 69 में साइंस से पूछे गए थे, ठीक है? और इसके पहले जाइए। अच्छा, पता है इस बार ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 18 के वजह से इसका क्वांटिटी घट गया था। एनालिसिस करिएगा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी एक टेक्निकल विषय है, ठीक है? क्या इसमें हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योग्राफी में 18 आ गया था, जो नॉर्मल वे में नहीं आता है। 18 नहीं आता है। मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं कि बढ़ गया था, जिसका कारण रहा कि साइंस 30 से 22 हो गया, वरना ये 28-30 के आसपास ही रहता है। आप देखिएगा, मैं इसीलिए बोला कि पहले जाकर देखिएगा। उसमें से तकरीबन
8, 7, 9 के रेंज में फिजिक्स रहता है। और सामान्य बात नहीं है 8 नंबर का फिजिक्स आपको आए, और मान लीजिए कि जिसको फिजिक्स ठीक ठाक आता है वो 8 करे, नहीं आता है तो कम से कम 6 तो कर ही ले, इतना होना चाहिए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि कितने लोग थे जो साइंस के क्वेश्चन को देख के आए, मतलब साइंस देख लिए या फिजिक्स देख लिए, तो मैं वही बात कर रहा था। आप देखे हैं, ठीक है। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा कुछ। जितना हमने पढ़ाया है, जैसे वेक्टर हो या एसआई यूनिट हो या जो पीछे के चैप्टर से, देखने में कैसा लगा आपको? टफ तो नहीं लग रहा होगा बहुत ज़्यादा? पेपर में वो टफ लगता है, बाहर देखने पे लगता है अच्छा यही तो बात थी। मैं यही समझा रहा हूं कि पेपर का टेम्परामेंट अलग होता है, क्योंकि आप जब भी जाइएगा ना तो उसमें बहुत विषय के साथ लेकर जाते हैं। आपके दिमाग में ये भी होता है यार 10 से 15 नंबर का बिहार स्पेशल पूछेगा, 35 नंबर का हिस्ट्री पूछेगा, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका जो आसान विषय होता है ना उसी में रहता है। कि जैसे हिस्ट्री बहुत लोगों को अच्छा लगता है, हिस्ट्री लीड नहीं करवाता है। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि हिस्ट्री में सभी ठीक पढ़ते हैं। आप उठा के देखिए, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत सबका ठीक होता है, वो सब पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं क्या? राज्य व्यवस्था भी सब पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी के कुछ एरिया छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि चलो। और पिछले बार सबका वो हवा टाइट कर दिया था, पूछ दिया था 22 या 18 इसमें, और टेक्निकल का एरिया इसमें इंक्लूड कर दिया था 69 में। तो मैंने इसलिए कहा था कि आपके पास एक मोटा मोटी अंदाजा हो कि जो पढ़ रहे हैं और जो आपको उधर पेपर में आता है उसमें गैप ना हो, ठीक है। अब आज का कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हम वो एमसीक्यू का थोड़ा कुछ देर तक आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक जो हमारा कल शुरू था, कौन सा टॉपिक शुरू था कल? लाइट में क्या चल रहा था? रिफ्लेक्शन चल रहा था कल। क्या रिफ्लेक्शन बता दिया था मैंने? चलिए, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन। मुझे बताइए, ये बताया था मैंने कि परावर्तन के फलस्वरूप निम्न में कौन कौन, मिरर बताने शुरू कर दिया था। ये बताया था मैंने कि परावर्तन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है। ये बताया था? नहीं बताया था? तो परावर्तन समझ में आ गया था कि कोई एक, अच्छा हम समतल दर्पण पे आ गए थे ना, परिवर्तन बता दिया था। तो परिवर्तन में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, ये पॉइंट शायद छूट रहा था, ठीक है। सुनिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई एक सरफेस होता है, कांच लेते हैं इसको, मतलब ये मान के चला जाता है कि एक ऐसा प्लेट जिसका रिफ्लेक्शन करने की क्षमता अन्यों के कंपेयर में ठीक रहता है। तो हम एक दर्पण ले लेते हैं, एक कांच ले लेते हैं और इस पे रोशनी को दिया जाता है। तो जैसे देंगे ये वापस, अच्छा इसमें कोई चांस नहीं है कि नीचे आए। ये जो है AgNO3 है, मान लीजिए कि ये एक दर्पण है और इसके पीछे एक लेप लगाया गया है, चांदी का लेप, और माना जाता है कि चांदी से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है AgNO3। अब कहिएगा कि सर कलर कैसा होता है? तो देखिए भाई, इसमें अलग अलग फ्लेवर के कलर होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं। किसी किसी में ऊपर से पीला दिखेगा और अंदर से ग्रीन दिखेगा, तो अलग अलग होते हैं। बट मेन जो चीज होता है रिफ्लेक्टर के लिए वो AgNO3 ही होता है उसमें, ठीक है। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। तो हमने एक सरफेस माना और इसका क्या होता है, हमने एक, जब ये लाइट आ रही है तो इससे टकराएगी और टकरा के कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो हम इसके बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन है इसलिए ड्रॉ करते हैं कि सेपरेशन हो जाए एंगल का, कि ये इंसिडेंट एंगल है, क्योंकि इंसिडेंट और अभिलंब के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तित का कोण। तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि परावर्तन की जब क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप यानी कि परिवर्तन जब होती है तो
उसमें कुछ चीज़ें बदलती हैं और कुछ चीज़ें कम होती हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके हाथ में लेज़र लाइट है और आपने इस दीवार पे टकराया इधर, तो जैसे ही आप इस दीवार पे टकराएंगे तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी टकराने के बाद और टकराने के पहले सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। अब इस बात को कैसे देखेंगे कि सर ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसकी आवृत्ति या पर साइकिल का जो टाइम में पर साइकिल का जो चेंजिंग होता है वो। तो लाइट बेसिकली, अब इसका एक्सपेरिमेंट के रूप में अगर आप बैठेंगे तब इसको देख पाएंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि आवृत्ति परिवर्तन के बाद नहीं चेंज होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ नहीं चेंज होता है, उसका नाम है वेवलेंथ, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो दो चीज़ें नहीं बदलती है, दो चीज़ें नहीं बदलती है। अब बात रही कि सर कौन बदलता है फिर, ठीक है? तो एक है इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता, ये बदलती है। सोचिए, टॉर्च जलाएंगे या लेजर, में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि लेजर का जो लाइट होता है ना, उसमें दिख जाएगा आपको। तो जैसे इस पे आप जलाइएगा तो उस पर टकराएगा, टकराने के बाद जब वो जाएगा रिफ्लेक्ट होके, तो उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो की तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी पहले के कंपेयर में। टकरा के जब वापस जाएगा तो कम ही तो होगी, फिर टकराएगा तो उससे कम हो जाएगी, फिर टकराएगा तो उससे। तो इंटेंसिटी यहाँ क्या होता है, ज्यादा कि कम? कम। इंटेंसिटी कम हो जाता है कब? रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है? और इसमें एक आयाम होता है, प्रकाश मॉलिक्यूल से बने होते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, अब जैसे लाइट जा रही है तो लाइट ऐसे एक जाएगी नहीं, गुच्छे में जाती है, राइट? बहुत सारे रेज होते हैं इसमें। यही कारण है ना कि वर्ण विक्षेपण, थोड़ा सा आप 10वीं की बात याद करें, यही कारण है कि वर्ण विक्षेपण में 7 कलर में बैगनी सबसे नीचे होता है और सबसे ऊपर कौन होता है? रेड। क्योंकि अगर आपको देखने को तो ऐसा ही दिखता है कि सफेद कलर है, सफेद है, बट सफेद में 7 रंग होते हैं और सातों का क्रम बटा रहता है। यानी कि जिसका अपवर्तनांक कम, मतलब वो पहले, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो बाद में। इसका यही प्रूफ दे रहा है कि लाइट जब भी चलता है गुच्छे में चलता है, ऐसे चलता है बीम के साथ, किरणें चलती हैं, एक चीज नहीं चलता है। तो जब भी ये चलेगा, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक एरिया को कैप्चर करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं कि उसमें आयाम होता है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है आयाम। तो लाइट की आयाम रिफ्लेक्शन के बाद कम हो जाती है, ठीक है? तो क्या सीखा आपने? जब भी परावर्तन होता है तो परावर्तन के फलस्वरूप दो चीजें नहीं बदलती, वो है आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य, इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ये चीजें सेम रहती हैं। क्या रहती हैं? सेम रहती है। ये दोनों यहां लिख लीजिए, ये सेम या समान। क्या बदल जाता है? जो बदलता है वो क्या बदलता है? आयाम। आयाम को बोलते हैं अल्टीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं जी? अल्टीट्यूड। और फिर क्या बदल जाता है? तीव्रता। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था कि आवृत्ति वाला पूछा था, हाँ आवृत्ति वाला पूछा था शायद, कि क्या बदलता है परावर्तन के बाद, ठीक है? और ये चारों से प्रश्न पूछे गए हैं। वो आवृत्ति नया क्वेश्चन नहीं था, वो 2004 का एक प्रश्न था यूपीपीसीएस या आर ऐसे कुछ किसी साल का, वही 2020 में पूछ दिया था बीपीएससी ने आवृत्ति करके। बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि प्रकाश के परावर्तन के निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, ऐसा था। तो कौन सा नहीं बदलता है जी? आवृत्ति। और अब तरंग दैर्घ्य दे दे तब तरंग दैर्घ्य भी। तो ये तीव्रता का क्या अंग्रेजी होता है जी? इंटेंसिटी। क्या होता है? इंटेंसिटी। तो ये होता है परावर्तन के फलस्वरूप, ऐसा काम होता है। समझ में आई बात? जो अभी तक आपने परावर्तन पढ़ा उसमें ये परिणाम स्वरूप देखा।
इतनी बात समझ में आ गई है। समतल दर्पण हमने पढ़ा दिया था, समतल दर्पण नहीं पढ़ा दिया था ना? तो बोलिए हाँ ना, ऐसे गुप्त कैसे, बिल्कुल एकदम सर झुका के ठीक है हाँ, मतलब कुछ बोलो, हाँ पढ़ा दिया था ना, ऐसे बोलिए। विधिवत जवान है ना आप लोग, मतलब विधिवत समझ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जवान है ना, कि बस ऐसे ही बस चेहरा दिख रहा है, चमक रहा है, अंदर से बूढ़े हो गए हैं। कौन सा? समतल दर्पण बड़ी तथ्य है यार, 8-9 तथ्य बताए थे हमने। अच्छा मैं फिर से बोल दूंगा जल्दी जल्दी, ये फिर से समझा दे। अच्छा ये परावर्तन है, परावर्तन का सेम काम है कि कोई, ये जो रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण हिंदी में। मैं लिख भी दूं क्या इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या? यही तो बता रहे थे। जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज इसलिए नहीं होता है कि, जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से देखिए, कभी भी हम जब लाइट जलाते हैं, कहीं भी लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या फ्रीक्वेंसी का क्या हम सोचते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या सोचते हैं? या बिजली बिजली चमकती है, देखें आपने कभी? तो बिजली जब चमकती है तो आपको ये दिखेगा कि यार चमक पहले गई है और आवाज बाद में आ रहा है। तो इसमें हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि बिजली के चमकने से जिस फ्रीक्वेंसी में वो चमका, फ्रीक्वेंसी का सीधा सा अर्थ है कि आप एक ही बार में चीजों को पहुंचना। ऐसे नहीं होता है कि लाइट जलाते हैं तो लाइट धीरे धीरे जाके वहां जा रही है, धीरे धीरे वहां जा रही है। इसमें ये सारा चीज जो अभी इंटरनल है, ये तीव्रता एक स्पष्ट रूप से दिखेगी, बाकी आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति ये बाहर से महसूस करने वाली चीज नहीं है। इसको पैरामीटर पे या एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। तो चूंकि आप एक तथ्यात्मक विषय को पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल विषय को पढ़ रहे हैं, मतलब वो आपके परीक्षा का नेचर है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसलिए चेंज, मतलब चेंज नहीं होती है क्योंकि लाइट को कहीं पहुंचने में एक माध्यम को स्लो करके, ऐसा नहीं, अगर उसका एक दायरा फिक्स होता है और तुरंत वो लाइट कहीं जाके इंसिडेंट हो जाती है, सीधी रेखा में गमन कर लेती है। तो ये माना जाता है कि जब लाइट सीधी रेखा में गमन कर लेती है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलता, कहीं से टकरा जाए। जैसे यहां से मैं टकरा के गया तो मैं जिस स्पीड से गया हूंगा, जाहिर सी बात है इंटेंसिटी और स्पीड में अंतर है। सुनिएगा, तीव्रता और स्पीड, वेग में अंतर है, तीव्रता और वेग में अंतर है। ये शुरू पहले से जानते हैं कि अभी मैं बोल रहा हूं तो सीख रहे हैं कि तीव्रता अलग चीज है और स्पीड अलग चीज है। तो जब लाइट कहीं से टकरा के दूसरे जगह जाती है तो ऐसा नहीं होता कि टकरा के अगर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकरा रही है तो वो टकराने के बाद जाएगी तो वो 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हो जाएगी। ये नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है। टकराएगी फिर अपना जाएगी, जैसे गई है वैसे निकल रही है। उसका अपना एक स्वभाव होता है, गुण होता है, ये तय करता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब होता है उसमें जो तीव्रता, तीक्ष्णता थी टकरा जाने की। जैसे आप बहुत शांति में सोते हैं, नहीं, इंटेंसिटी का मतलब ही तो मैं समझा रहा हूं, अभी समझ लीजिए। जैसे आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, सांस, तो जब आप सांस लेते हैं या जंगल में सो रहे हैं, मान लीजिए ये एग्जांपल बढ़िया है इंटेंसिटी समझाने का। जंगल में सो रहे हैं और बिल्कुल शांत एरिया है, कुछ हल्ला गुला शोरगुल नहीं है, और उधर से एक जानवर या एक गाय आ रही है और अपने कान में उसकी धमक सुन रहे हैं, तो आप ये तय कर सकते हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि वो तेजी में आ रही है कि स्लो आ रही है, बट उसके आभास ऐसा प्रतीत करेगा
चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, कैसे भी हो, किसी भी कारणवश हो रहा हो, लेकिन आप सोएंगे और शांत माहौल होगा तो देख लेंगे कि किस स्पीड से वो आ रही है। ये आभास जो होता है ना, वो तीव्रता का आभास है। देख रहे हैं आपकी वेग कितना वेग से है? नहीं, वो उसका जो आप सुन पा रहे हैं ना, वो तीव्रता है। इस चीज को समझिए। जैसे आप शांत सो रहे हैं, मेडिटेशन में हैं, आप अपने ब्लड सर्कुलेशन के गति को समझ सकते हैं कि देखो मेरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। या आप सांसें ले रही हैं तो आपका जो ये लब डब की आवाज है वो ठीक से और क्लियर सुनाई देता है। किसी चीज को क्लियर सुनना, आप देख नहीं पा रहे हैं बट आप उसको सुन के आभास कर पा रहे हैं कि ये ऐसे चल रहा है, इस गति से चल रहा है। वो इंटेंसिटी ही आभास कर पाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो आपको पता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये होता है कि इंटेंसिटी इसका नहीं बदलता, ये सॉरी, इंटेंसिटी क्या होता है? बदल जाता है। ये चेंज वाला है। ये क्या है? चेंज वाला है। अभी भी नहीं समझे तो हम कल आपके लिए एक 3D वीडियो लेके आएंगे जो एक्सपेरिमेंटेड होगा, ठीक है? उस वीडियो के जरिए ये चीजें समझा देंगे। अभी आप याद कर लीजिए और इतना ही पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपने में क्यूरियोसिटी है इसको जानने के लिए तो हमारे पास 3D वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा मेरे आईपैड से इसमें आ जाए और उसको चलवा के हम दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है। आयाम, फिर आयाम भी दिखेगा फिर कि आयाम क्या है। आयाम मतलब अल्टीट्यूड, उसमें कैसे हो रहा है। तो मैं कल एनिमेशन के जरिए इसको समझा दूंगा। चित्र देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? कई चीज क्या होता है कि डेफिनेशन से समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इमेजिन, हम जैसे मैं बोल रहा हूं एक जंगल है और जंगल में शेर है, तो आपने अपने दिमाग में इमेज बना लिया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इनो ईशाइन की दिशा मांग रहे, क्या बोला मैंने? समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना? हाउ मै कीव न्यू हाउ मै, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप मैंने जो बोला उसका इमेज आपके दिमाग में चल ही नहीं रहा है, इसीलिए नहीं समझ में आया। जो मैं बोल रहा हूं उसका इमेज आप में नहीं बनेगा तो वो नहीं समझ में आएगा। इंटेंसिटी आप खोज रहे हैं कि है कौन सी बला, फिर आप सोच रहे हैं कि यार आयाम दिखे, वो दिखेगा नहीं लाइट में आयाम, वो अपनी मॉलिक्यूल्स की प्रक्रिया है। तो हम इस बात को अभी ध्यान में रखते हैं, इसको वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसीलिए एक्सपेरिमेंट होता है साइंस में, लेबोरेटरी में जाके। कभी ग्रेजुएशन के दौरान आपने वैसे किया है? होलोग्राम वगैरह देखा है? जैसे लाइट जा रही है फिर कैसे टकरा के ऐसे इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें। हाँ, तो जो लेबोरेटरी में गए होंगे, अच्छे स्कूल में जिसकी शिक्षण हुई होगी, वो थोड़ा बहुत कुछ चीजें देखे होंगे, ठीक है? छोटे स्तर पर ही सही, बट वो समझ में ज्यादा आता है, ठीक है? हमने स्कूल के दौरान तो नहीं किया, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट हमने बीटेक के 3rd ईयर के और 2nd ईयर के दौरान किए हैं। इंजीनियरिंग जब हम कर रहे थे तो होलोग्राम कैसे बनता है, इमेज कैसे बनता है, 3D डायग्राम कैसे बन रहा है, शीशा लगा के, कांच लगा के, मैग्नीफायर लगा के, और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट हमने बाद में किया। शुरू में पता ही नहीं था कि ये नाम क्या है, क्योंकि हम लोग वो संस्था से नहीं गए थे कि उसमें कुछ लोग था दिल्ली के, जयपुर के, कुछ लड़कियां जो पहले से ही जानती थी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। हमें नाम ही नहीं पता था, काहे हम देशी बिल्कुल मतलब गांव से निकले हुए। सिलेक्शन हो गया था तो हम चले गए थे। लेकिन जो विद्यार्थी गाँव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से होता है उसे बहुत कुछ नहीं पता होता है। हमने बहुत कुछ नाम तो वहाँ जाने के बाद सीखा। जैसे लैपटॉप को लैपी बोलते थे, तो मैं पहली बार सुना, अच्छा लैपी, लैपी मतलब शॉर्ट नाम बोलते थे। एक नाम था डीएसकी। डीएसकी मतलब वे लोग जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनको डीएसकी बोला जाता था। मैं 10 दिन तक इसी चक्कर में रहा, पूछूं तो शर्मा रही है, डीएसकी क्या है, फिर क्या है। बाद में हाल ऐसा हुआ कि जो सबसे ज्यादा वक्ता थे हमारे मतलब कॉलेज के, वो बाद में हमसे मतलब पता चल जाता है ना कि किस में कम्युनिकेट करने की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है। पहले शर्माते शर्माते धीरे धीरे लोग, जब मैं हिंदी बोलता था तो हिंदी सुन के कॉलेज में लोग हंसते थे और मेरा नाम पंडित रख दिया था। हिंदी इसलिए क्योंकि कॉलेज का मतलब इंग्लिश, इंग्लिश में बोलोगे तो नौकरी या मिलेंगी, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की चीज़ें। और यहाँ तो हिंदी इतनी जहन में बैठी थी कि जो भी बोले वो हिंदी के तौर पे बोले, भले अशुद्ध बोले बट जो शब्द का चुनाव था वो अन्यों के तुलना में ठीक ठाक शब्द का चुनाव मेरा था। तो उन लोगों को लगता था अच्छा ये पंडित जी हैं, ये हैं वो, मतलब इस तरह से अपनी भावना। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये दोनों भी लैंग्वेज में ठीक ठाक बोल रहा है।
बहरहाल ये बात की बातें हैं, बेकार बातें हैं, तो ये चीज़ें वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है। क्या बदलता है जी? आयाम और आवृत्ति, तीव्रता, सॉरी तीव्रता। अच्छा, रिफ्लेक्शन समझा रहे थे, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया था? आपको यही पूछना था कि ये सर कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम जो चलेंगे, समतल दर्पण बता दिए थे, उसके आगे जा रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। समतल दर्पण जो हमने कल लिखवाए थे, हमने बताया था कि समतल दर्पण में आभासी और उल्टा, सॉरी सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? समतल दर्पण में। फिर मैंने कहा था कि v स्पीड से कोई दर्पण की तरफ आ रहा है तो दर्पण इमेज को 2v स्पीड से दिखाएगा, दुगने स्पीड से दिखाएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी सतह पे कोई समतल दर्पण है तो इस दर्पण पे रे आ रही है अभी, तो जो एंगल बनाएगी, मान लीजिए कि थीटा एंगल से आ रही है, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। लेकिन अब क्या किया हमने, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, तो अब जो रिफ्लेक्शन का एंगल बनेगा वो 2 थीटा पे बनेगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि पैरेलल अगर दर्पण रखते हैं, समतल दर्पण, तो उनके बीच में इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनती है, जिसमें से दूसरा स्पष्ट तस्वीर होता है जो दिखता है अनंत बनने के बीच में। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि अगर आपको किसी समतल दर्पण में अपना इमेज देखना है और अपना इमेज पूरा देखना है, प्रतिबिंब पूरा देखना है, तो आपको दर्पण आपके अपने हाइट का आधी हाइट का लेना पड़ेगा। मतलब उसकी जो हाइट होगी दर्पण की, मिरर की, वो हाफ होगी। किसकी हाइट की? आपके हाइट की। यही सारी चीजें मैंने बताया था दर्पण में। अब हम सीखेंगे प्रकाश के इस मिरर के बारे में, क्योंकि मिरर से हमें इमेज का बनना पता चलता है। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, स्फेरिकल, यही होता है ना, 2 तरह से होता था, एक स्फेरिकल और प्लेन। तो अब पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण को 2 हिस्सों में करते हैं। ये दरअसल गोलीय दर्पण ये है, एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, गोला है। गोला का मतलब पहिया नहीं, गोला का मतलब फुटबॉल टाइप से कुछ ऐसा। तो चूंकि कोई ये 3D में इमेज करिए, तो कोई चूंकि गोलाकार आकार है, तो यहां एक सेंटर होगा क्या? उसका सेंटर होगा ना। और इसमें ना जो सतह होती है कुछ इस तरह से ये बना होता है, इसीलिए तो इसको दर्पण कहते हैं, इस तरह से कि इसके 2 हिस्से रिफ्लेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं। एक क्या होता है कि इसमें बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ये वाला होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि भाई ये है अंदर की तरफ और ये है बाहर की तरफ, इस तरह से हमने, ये 2 हिस्सा है। जब इसी को जब हम तोड़ते हैं तो ये दोनों अलग अलग रूप जब लेता है तो उसका नाम हो जाता है अवतल। अवतल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आकृति बनता है वो हिंदी के इसी अर्थ को लेकर बनता है। अभी मैं समझाता हूं। और इसका नाम क्या है? उत्तल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनकेव और इसको बोलते हैं कन्वेक्स। जब इसको तोड़िएगा तो कुछ यूं तस्वीर बनेगा। मान लीजिए कि हमने किसी एक को, जैसे इस वाले को इस तरह बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक एरिया है। तो जब ये इमेज है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो आकृति है, तल जो है पीछे की तरफ उठा हुआ है या अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो तल जो है अवतल है, ये कुछ टेढ़ा बाहर की तरफ निकला हुआ या तल अंदर की तरफ धसा हुआ। ठीक है, ये है अवतल दर्पण। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं
बीच में केंद्र होता है, तो इसी का टूटा हुआ हिस्सा है, तो इसका जो सेंटर होगा कहीं यहां मिलेगा, मैं उसका बाद में जिक्र कर लूंगा। उसी तरह से ये होता है एक परावर्तक सतह, जिसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें क्या होता है, ये अंदर की तरफ होता है, जो अंदर वाला है इधर है। तो ये जो दर्पण मिलता है इसको क्या बोलते हैं, ये है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। इसी का चूंकि टुकड़ा है तो दोनों में ये सेंटर होगा। तो अब सोचिए कि इसका सेंटर किधर होगा, जाहिर सी बात है ये अंदर वाले का सेंटर इधर होगा, कहीं किधर होगा, ये इधर पॉलिश्ड है, ये सी होगा। अब इसको एक लाइन से डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मिटाइए, गोलीय दर्पण का ही दो हिस्सा जो बंटता है, एक बनता है अवतल और दूसरा बनता है उत्तल। इसी के बारे में हमें पढ़ना है और प्रश्न भी इसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है इससे एक लाइन जाती है बिल्कुल सेंटर से, और दर्पण के ये जो मिरर है इसके भी ठीक बीचों बीच से काटती हुई एक जो लाइन जाती है, वो लाइन क्या कहलाती है, वो लाइन कहलाती है प्रधान या मुख्य अक्ष। हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य अक्ष। अब आप कई लोग कहेंगे कि सर ये एक लाइन क्यों जाती है, ये फेनोमेनन है, ये मेजरमेंट कोई होता नहीं है अंदर, ये एक लाइन खींच दिया गया है डिवीजन के लिए और समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो जो ये लाइन ठीक बीचों बीच जाती है, तो चूंकि ये बीचों बीच जाती है इसलिए इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जो अब इसका वैसे परिभाषा कोई बोले तो बोलना है कि जो इस गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है, अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण के केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे मेन एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये अब एक बात आती है जो टर्म समझना है, वो ये है कि ये जो मुख्य अक्ष इस दर्पण को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित या काटती है वो बिंदु ध्रुव कहलाता है या पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल या पी, इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि दर्पण का एक सेंटर था, गोलीय दर्पण का एक सेंटर था, तो इस सेंटर को सी बोलते हैं, सेंटर को सी ही बोलते हैं आमतौर पे। और चूंकि ये एक गोला का केंद्र है, एकदम सामान्य भाषा में समझिएगा, और गोला तोड़ दिया हमने तो बन गया एक कर्वेचर। कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। और वक्र का हिंदी में क्या मतलब होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो चूंकि एक गोला का यह हिस्सा है, एक गोला का, तो गोला का हिस्सा जो एक लेते हैं ना, उसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। इसी के वजह से इसका नाम होता है वक्रता केंद्र। क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक कर्व लाइन का सेंटर है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये है C, और इसको हमने बोल दिया P, ठीक है। तो ये जो पोल, अब हमने नया नाम कर दिया पोल, जहां से इस दर्पण के बीच से ये लाइन जाती है, इस पोल से ही इधर कुछ भी मिलेगा आपको,
इस दर्पण के इधर इधर ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टर है, इधर तो हमने कलर कर दिया है, रजतित है, मतलब लेप लगा दिया है, तो इधर से ही वो किसी चीज को इससे टकराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा इधर से ही। तो इधर कुछ भी रखेंगे उसका जो नामकरण होगा पी से ही मेजर करते हैं। तो पी से लेके सी, तो इसको बोलेंगे पीसी। क्या बोलेंगे? पीसी। ये पीसी दरअसल है क्या? आर है ना, त्रिज्या। अरे एक सर्कल है और इसके बीच में परिधि से सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो चूंकि ये एक कर्व का रेडियस है इसलिए इसका नाम होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम P से लेकर C यानी कि जो PC बन रहा है इसको बोलते हैं R, या इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है जी? R से। ठीक है, ये R कौन है? P से लेकर यहां तक के दूरी है PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या क्या मिला हमें? पोल मिला। तो पोल किसे बोलते हैं? जिससे मुख्य अक्ष दर्पण को काटती हुई निकलती है उसे पोल कहते हैं। फिर उसके बाद केंद्र, चूंकि ये गोला है, स्फेयर है, तो इसमें एक सेंटर अपने आप होगा, तो जो बीच वाला हिस्सा है उसे सी से डिनोट करते हैं। और ध्रुव और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं जी? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो दर्पण है इसमें काम है इसका कि ये कोई वस्तु इसके सामने रखोगे तो वो उसका प्रतिबिंब बनाएगा। वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो तभी बनाएगा, सोचो, तुम्हारे आंख पे किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है तभी किसी चीज को तुम देख पाते हो। मैंने पहले ही बताया था कि यदि तुम किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो, इसका यही अर्थ है कि वो जो सामान तुम जो देखना चाह रहे हो वो तुम्हारे सामने है तो जरूर, किंतु तुम्हारी नजर पे उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, जिसके कारण तुम उस वस्तु को देखने में सक्षम नहीं हो, देख नहीं पाते हो। मतलब कि उसमें परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन हमारी आंख पे उसकी प्रतिबिंब नहीं बन रही है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब प्रतिबिंब का बनना जरूरी है। और प्रतिबिंब बनता कैसे है? लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये जो दर्पण पढ़ते हैं, ये दो दर्पण, इसमें होता क्या है उसको समझ लिए। अगला स्लाइड में हम बताएं इसको। अभी इतना पर्याप्त है। P से लेके C को R बोलते हैं, P को ध्रुव बोलते हैं, और जो सेंटर है उसे वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब इसी चीज को अभी हम जो भी डिस्कशन करेंगे कनकेव का करेंगे। जब इसको समझ लेंगे तो वही प्रक्रिया इसके साथ कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बता देंगे कि क्या इसमें करना है। तो पहले हम पूरा कंसेप्ट सीखते हैं अवतल दर्पण को लेकर। आगे बढ़े। देखिए, यही था चित्र, यही था ना जी। अब देखिए, मैंने कहा कि यहां से एक P होता है और ये मान लीजिए C है, ठीक। अब यहां से कोई रे जा रही है मान लीजिए, ठीक। रे का कलर मुझे चेंज कर देना चाहिए था, येलो कर देता हूं। ये रे जा रही है, यहां से भी रे जा रही है। मान लीजिए कि ये रे जो इस पे टकराई तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद ये सभी, इस दर्पण का अपना प्रॉपर्टीज है, गुण है कि इस सभी को क्या करेगा कि यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर तो भेजेगा नहीं, चांस नहीं है, इधर से टकराएगा। और ये इसका गुण है कि ये इधर भेजता है, ठीक है।
ये इधर भेज रहा है, देखना मैं तीर का निशान बना देता हूं। ये कहां जा रहा है? इधर, 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 ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसा ही होता है। ये जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ यूं जाएगा। स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा तो बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं कि ये लाइट को जो निकाल रहा है एक ही जगह से निकाल रहा है। ये मैं ऐसे बता रहा हूं कैसे निकाल रहा है, ये ऐसा ही निकालता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, तब मैं ये बता रहा हूं। ये जैसे ही लाइट इस पे पड़ती है वो ऐसा ही करता है, और ये एक ही जगह बनाता है, एक पॉइंट देता है। और ये जो पॉइंट लाइट के कन्वर्जेंस से, कन्वर्जेंस यानी कि बहुत सारे किरणों के अभिसार करने से, अभिसारित करने से जो मिलती है, यहीं पे इमेज बनाता है। जो मेन किरण पुंज का निर्माण होता है, जिससे इमेज तैयार होता है, यही तो होता है। जहां से परिवर्तन के बाद किरणें एक दूसरे से मिली, वहीं दिख जाएगा आपको इमेज। तो वो उसका फोकस होता है। क्या होता है? और ये पता किया गया मेजरमेंट से कि P और C के ठीक बीचों बीच में ये क्रिया हो रही है। P और C के ठीक बीचों बीच। तो ये जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल F। इस बिंदु को नाम दिया गया, चूंकि यहीं से सारा कुछ फोकस हो रहा है। ये प्रतिबिंबों का, किरणों का परिवर्तन के बाद मिलन हो रहा है। इस बिंदु को बोलते हैं प्रकाश बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रकाश बिंदु। इसको बोलते हैं प्रकाश। मैं बताऊंगा कि कैसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। प्रकाश बिंदु, या इसको बोलते हैं फोकस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में फोकस पॉइंट। और ये फोकस पॉइंट P और C के ठीक बीचों बीच में होता है। फोकस पॉइंट P और C के ठीक बीचों बीच में होता है। और मैंने जैसे कि बताया कि इसके बाद जो भी मेजरमेंट किया जाता है, मतलब नापा जाता है दूरी, डिस्टेंस, तो किससे नापा जाता है जी? पोल से। तो जिस तरह से आपने बताया कि P और C, चमक रहा है क्या यहां पे? रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे? ठीक है। PC को R बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से P और F को क्या बोलेंगे? PF एक लेंथ है, तो इसको बोलेंगे फोकल लेंथ या प्रकाश दूरी या फोकस दूरी। हिंदी में भी वही बोलते हैं, फोकस दूरी। और ये जो PF है, इसको इंडिकेट करते हैं छोटा f से। जो दूरी है, इसको यहां से लेकर यहां तक की दूरी को छोटा f से डिनोट करते हैं, और ये बिंदु को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? और चूंकि ये सभी किरणों को परिवर्तन के बाद एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए इस दर्पण का नाम क्या हो जाता है? ये दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण का जो नाम होता है इंग्लिश में, वो होता है कन्वर्जेंट मिरर। ठीक। तो ये रहा आपका एक दर्पण का कंसेप्ट। अभी इसको अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। हम आगे इसको समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को।
समझ में आ रहा है? इधर जितने भी महिलाएं बैठी हैं, एलिमेंट का ये जो कतार बना हुआ है तत्वों का, सारणी में बनता है ना, ऐसे ही बना है, देखो बीचों बीच। इधर केमिस्ट्री के निष्क्रिय पदार्थ हैं, इधर वो तत्व हैं जो सक्रिय है। लास्ट में कौन सा है? 18 में पढ़ा है केमिस्ट्री? नहीं पढ़ा है? हाँ, इनॉट गैस, नोबेल गैस। ठीक है, केमिस्ट्री के जानकारों क्षमा चाहते हैं। तब मजा आ रहा है? घर पे पढ़ रहे हो तुम? नहीं? कौन, मतलब एक यहाँ से जाके क्या, मतलब शेड्यूल क्या होता है आप लोगों का? थोड़ा सा गए बाहर, थोड़ा गोलगप्पे वोलगप्पे खाए वगैरह वगैरह, या घर पे जाके क्या करते हैं? बर्तन धोते हैं? बैचलर लाइफ में जो बाहर होंगे घर से, उनका ये काम है, ये जिम्मेवारी है, और ये मतलब ये लाइफ को एंजॉय करिए, बोझ लेके इस काम को मत करिए, तो ये काम ठीक लगेगा। ठीक है? इस टाइम में बहुत लोग खफा भी हो जाते हैं, जिसके जो नज़दीकी हैं, ज़्यादा संघर्ष रहता है तो वो भी दरकिनारे कर लिए जाते हैं। मतलब उनका जो संबंधों का जो मधुरता होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर पाते हो। तो आप इस तैयारी में हो कि मतलब दमखम से लगिए और जल्दी करिए। ठीक है, ये आगे बढ़े। सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? ये अच्छा बात है, मतलब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं हम। देखो खुशी के मारे फूल गया बेचारा, मतलब अच्छा लग रहा है, रियली अच्छा लग रहा है। चलिए, इसलिए चलिए, और था, लिखिए। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। एक लाइन है वसीम बरेलवी का। फिर चुप नहीं रहना है, खुशी जाहिर करना है, और जब मेरी बात आपको लग जाए ठक से तो उसको तालियों में तब्दील करना है। कैसे? कि समंदर की तरह आंखों तक आ भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह आंखों तक आ भी नहीं सकता। तू मुझसे खफा है तो खता इसमें तेरी क्या। तू मुझसे खफा है तो खता इसमें तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। मैं तो लड़कियों से तंग आ चुका हूं बिल्कुल। ये तालियां हंसती खूब है, जैसे इनको हाँ ये बढ़िया है, बट तालियां नहीं बजाती। बहरहाल कोई बात नहीं है, गलती माफ हो गया, मजाक के लिए है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दर्पण में हमने ये सारी चीजें सीखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दर्पण में इसको और क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, जब परीक्षा में उत्तल दर्पण के सामने कुछ ऐसा दे दे तो ध्यान रखना, उत्तल में ये गुण नहीं होता है। ये प्रकाश को एक जगह करता है, जबकि उत्तल प्रकाश को फैला देता है, और फैलाने की वजह से उसका नाम अपसारी हो जाता है, और वो अपसारी को इंग्लिश में डाइवर्जेंट बोलते हैं, तो डाइवर्जेंट दर्पण कहलाता है। ठीक है, अभी अवतल दर्पण को पढ़ो, इस पे देखते हैं। कोई दिक्कत? अभी आपका जो टॉपिक होगा वो होगा, अच्छा आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये सब बता दिया था, परावर्तन के नियम बता दिए थे। ठीक है, अब हम लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, कैसे इमेज फॉर्म होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, अवतल दर्पण में
प्रतिबिंबों का, इंग्लिश में लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। तो कैसे बनेगा ये? देखिए, चित्र हम वही लेते हैं, हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, ये हमारे पास एक दर्पण है। तो और दर्पण के साथ साथ हमारे पास सी भी है और एफ भी है, ये सब हमने पढ़ लिया था क्या क्या है। एक है फोकस बिंदु और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। अभी हम प्रतिबिंब देखेंगे, मतलब यह है प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यह कह रहा प्रतिबिंबों का बनना, तो प्रतिबिंब ऐसे अकेले तो बनेगा नहीं, कोई वस्तु ही दर्पण के सामने रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा, यही सामान्य बात है। तो भाई इस दर्पण के सामने हम क्या रखेंगे, बहुत सारे वस्तु रखेंगे, बहुत सारी वस्तुएं रखेंगे। अभी बात यह आती है कि वस्तु कहाँ रखेंगे, तो हमारे पास जितनी संभावनाएं हैं हम वस्तु वहां वहां रख देते हैं, जो भी संभावनाएं हैं। एक संभावना यह है कि वस्तु हम अनंत पे रख दें, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? तो हम मान लेते हैं कि इस लाइन पे यहां कहीं इनफाइनाइट है, मान लिया हमने यहां कहीं इनफाइनाइट है, और हमने पहला ऑब्जेक्ट यहीं रख लिया कहीं इसी पे, क्योंकि हमें वस्तु दिखेगी नहीं, हमने मान लिया कि भाई इनफाइनाइट पे एक वस्तु खड़ी है। और चूंकि दर्पण है तो दर्पण आप नहीं देख पाएंगे, बट दर्पण का जो गुण है वो कर लेगा, वो अपना इमेज बनाएगा। तो हम पहला कंडीशन बोलते हैं कि ये जो दर्पण में जो जो चीजें हैं उस कंडीशन में हम वस्तु को पहले रखेंगे। तो पहला कंडीशन हमने तय किया कि हमने इनफाइनाइट पे रखना है। दूसरा हमने तय किया, पहले मैं ये बता देता हूं कि वस्तु कहां कहां रख पाएंगे हम। एक तो इनफाइनाइट पे रख पाएंगे, दूसरा हम ये रखेंगे कि इनफाइनाइट से थोड़ा आगे कर लेंगे। इनफाइनाइट से पीछे तो अब क्या ही जा सकते, फिर भी इनफाइनाइट है, तो थोड़ा आगे आएंगे। तो जैसे ही इनफाइनाइट से आगे आएंगे, सी और इनफाइनाइट के बीच में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। मतलब एक लिमिटेशन मिला, बाहर वाला लिमिटेशन पता नहीं है कहां है, बट अंदर वाला लिमिटेशन आपने तय कर दिया कि जो वक्रता केंद्र था उस दर्पण का, उसके बाहर प्रतिबिंब को हमने रखा है। यही बात है ना, ठीक है। तो हमने अब ऑब्जेक्ट कहां रखा, यहां रखा। अभी हमें पता है एक लिमिटेशन कि हमने सी के बाहर रखा है और इनफाइनाइट के बीच में। एक तो इनफाइनाइट पे रख दिया था, उसका अंदाजा नहीं था कि इतना दूरी है कि सी के दायरे से भी बाहर। अभी हमने इनफाइनाइट को थोड़ा आगे, इनफाइनाइट से आगे रखा और सी के बीच में रखा कहीं। इसके बाद एक और स्थिति हमने क्रिएट किया कि भाई देखो इनफाइनाइट पे हमने रख ही दिया है, सी और इनफाइनाइट के बीच में रख ही दिया है, तो अब रखेंगे, बच गया सी, डायरेक्ट हम सी पे लग के रख देंगे ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में ये मिरर जो है इसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, ये हम वस्तु रख रहे हैं। ये क्यों हमें जरूरत पड़ती है ऐसा करने के लिए? ये इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम ये जान पाए कि इस जगत में दर्पण कहां कहां इमेज बना सकता है, किस किस जगह पे वस्तु रखने पर। तो यही कंडीशन ही बन रहा है, एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और सी के बीच में और एक सी पे। तो तीन कंडीशन समझ गए आप। एक कंडीशन ये हो सकता है कि भाई सी पे हमने रख लिया, सी पे हमने रख लिया, अब ऑब्जेक्ट रखेंगे आगे, यानी कि सी और एफ के बीच में रखेंगे, यही कंडीशन हो सकता है। सी पे रख लिया, सी और एफ, तो हम एक ऑब्जेक्ट यहां भी रख लेंगे, ठीक है। यहां रखने के बाद हम ये सोचेंगे कि अब क्या करें, तो देखेंगे कि एक जगह और है जहां हम वस्तु को रख सकते हैं, तो वो एफ है। तो हमने एफ पे क्या कर दिया, वस्तु रख दिया। एक और कंडीशन हो सकता है कि भाई पी और एफ है, तो हम ये भी कर लेते हैं, ये भी करने से चूकें क्यों, ये भी करके देख लेते हैं कि एफ और पी के बीच में भी एक ऑब्जेक्ट रख के देख लेते हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, और इससे ज्यादा और क्या ही कंडीशन बनाओगे, जो बनाओगे वो इसी के अंदर आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना ही चीज हमने देखा। तो तुमने देखा कि कितने कंडीशन बनते हैं इमेज प्रतिबिंब वस्तु रखने के, 6। ठीक है, 6 जगहों पे हम वस्तु को रख सकते हैं। अगर ऐसा कभी प्रश्न कर दिया तो कितनी स्थितियां होती हैं वस्तु रखने की? 6 रख सकते हैं। ठीक है, यही बन रहा है। तो हम इन्हीं बातों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे पहले हमने वस्तु रखा था इनफाइनाइट पे, उसका इस दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनाएगा? जगह तो पता है बट बनाएगा कहां? तो कंडीशन पता है। अभी मैं लिखूंगा एक एक करके और एक एक करके चित्र बनाते निकल जाएंगे। या तो आपको आपके सहूलियत के लिए मैं एक ही इमेज में सारा बना दूं नंबरिंग करके, या तो मैं हर एक के लिए अलग अलग चित्र लूं। अलग अलग चित्र लेके बना दे, एक ही में बना दे। चलिए एक पहले ये ले लीजिए, कंडीशन भी सीखेंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक दर्पण हमने ले लिया। अब वो मैं रिफ्लेक्ट करने नहीं जा रहा हूं कि जो 10th में बहुत सारे डायग्राम बने थे, एक दर्पण आया था यहां रिफ्लेक्ट किया, सी से गुजरा, ये सब जरूरत नहीं। ठीक है, और ना उतना डिटेल में पढ़ना है कि 12वीं वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। ठीक, तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन क्या है, कैसे कैसे फैक्चुअल चीजें जानना है बेसिकली। ठीक है, जहां जरूरत आएगी कॉन्सेप्ट के, जहां से प्रश्न बनने के चांस हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसको भी हम बता के और चलेंगे। आप बस मेरा काम है, चीजें हैं उसको आपको बता के याद करवाते चले कि जब समझ में ठीक ठाक आ जाता है ना तो चीजें कल्पना की जा सकती है। तो ये हमारा दर्पण है। ठीक, और हमने कुछ यूं खींच दिया, एक मुख्य अक्ष खींच दिया। अभी पहला कंडीशन बताइए, जब वस्तु या ऑब्जेक्ट कहां है? इस पे। जब वस्तु इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो हमेशा 3 कंडीशन, 3 चीज होगा। प्रतिबिंब 3 रूप में बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिमाग पे डाल लीजिए। हमेशा प्रतिबिंब 3 तरह से बनेगा, 3 फॉर्मेशन होगा प्रतिबिंब का। कैसे कैसे सोचिए। मान लीजिए यहां इनफाइनाइट है और हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, इसका नाम देते हैं ऑब्जेक्ट 1, लिख दें, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट 1। और जैसे ही इसका इमेज बनेगा उसको बोलेंगे इमेज 1। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, तो ये जब इनफाइनाइट है तो हम इसको यहां कहीं C ले लेते हैं और यहां कहीं F ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए ये इनफाइनाइट है, थोड़ा और ठीक है, यहां C ले लेते हैं और यहां F ले लेते हैं। तो पहला कंडीशन O1 का है। तो जब इनफाइनाइट पे रखते हैं आप, तो जो प्रतिबिंब बनाता है दर्पण, वो याद रखिए कि वो बनाता है किस पे? फोकस पे। तो फोकस पे बनेगा। मैं भाई जितना बता रहा हूं उतना ही दिमाग लगाइएगा, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, जब प्रतिबिंब आपने कहा, जब वस्तु कहां रखा? इनफाइनाइट पे, तो प्रतिबिंब कहां बना? F पे। तो चूंकि ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब को मैं I से डिनोट कर लूं इमेज को, तो मैं इसको बोलूंगा I1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 1 था, तो ऑब्जेक्ट 1 का I1। कोई दिक्कत? चलिए अब हमने कलर चेंज कर लेने, इससे आपको पता चलेगा कि अब हमने ऑब्जेक्ट दूसरा कंडीशन रखा। जब वस्तु क्या बनेगा? इनफाइनाइट पे रहेगा, तो क्या हुआ जी? इमेज कहां बना? फोकस पे। तब प्रतिबिंब, 3 चीजें। तो पहला चीज इसमें आपको मिल गया कि वो बनेगा कहां? फोकस पर। ठीक है, और एक और चीज मिला कि ये बनेगा उल्टा। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं,
इस दर्पण के इधर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब बनेंगे उल्टा, और जो भी इमेज उल्टा बनता है वो होता है रियल, वास्तविक। ठीक है, जो भी इमेज इन्वर्टेड बनता है वो इमेज होता है वास्तविक या रियल। तो ये पहले दिमाग में डाल ही लीजिए कि जो इमेज इधर बनेगा वो बनेगा क्या, वास्तविक, और जब वास्तविक बना है इसका मतलब है वो उल्टा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसमें से एक काम तो आप कर ही लीजिएगा, जब भी इधर दर्पण के लेफ्ट साइड में, तो फोकस पे बना। चलिए अभी मान लीजिए हमने इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा, तो ये है, एक चीज बाद में लिखवाएंगे। चलिए ये क्या है, O2, O2। तो O2 इनफाइनाइट और सी के बीच में है, तो जब भी इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो आपने इनफाइनाइट से आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा ना, तो आपका तस्वीर या जो इमेज बनेगा वो भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे दर्पण के सामने आप आगे बढ़ेंगे तो आपका इमेज भी आगे बढ़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि दर्पण का ये गुण है कि अगर आप डिस्टेंस को अगर ध्यान में रखें तो डिस्टेंस समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दर्पण के सामने अगर आप 5 मीटर पे खड़े होंगे तो आपका इमेज दर्पण के अंदर भी 5 मीटर पे खड़ा होगा। ठीक है, लेकिन दौड़ेंगे तो डबल कर देगा। ठीक है, अब सुनिए, तो ये आगे आया, ये आगे गया, तो इमेज भी क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा इमेज नंबर 2। उसी तरह से ये जब हम आगे करेंगे सी पर, तो इस पे देखिए क्या होगा, फोकस पे होगा, और ये वस्तु से जो इमेज बनेगा वो हम ये छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। ये जो एफ पे जो इमेज बना था वो क्या है, वस्तु से छोटा था। और बाकी आपको जानते ही हैं क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो पहले का कंडीशन हो गया। दूसरे का कंडीशन क्या था जी बताइए? जब आप वस्तु को कहां रखे थे, इनफाइनाइट और सी के बीच, तो क्या हुआ था, तो तब जो प्रतिबिंब बना था, इमेज बना था, इमेज बना था, वो कहां बनेगा जी, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो इमेज लिखेंगे सी और एफ के बीच। ये कंडीशन याद रखना है, परीक्षा में अगर ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछ दे कि किसी वस्तु को आप इनफाइनाइट और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सी और एफ के बीच में बनेगा। इसको याद करने का तरीका ऐसे है, दिमाग पे समझ लीजिए कि इनफाइनाइट पे रखे थे तो एफ पे बनेगा। अब आपने इनफाइनाइट से थोड़ा आगे किया तो इमेज भी क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगा। तो इमेज यहां था, अब थोड़ा आगे हो गया, तो सी और एफ के बीच में इसका बनेगा। तो हमने लिख दिया सी और एफ के बीच में बन रहा है। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। किससे छोटा बनेगा ये इमेज, वस्तु से छोटा। अच्छा, तीसरा कंडीशन आपको मालूम ही है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है इसमें? अभी मैं लिखने वाली चीजों को समझा चुका हूं कि क्या लिखेंगे। इधर देख लीजिए, अब जब जैसे ही आपका इमेज कहां आएगा, सी पे, ये ओ नंबर 3, तीसरा ऑब्जेक्ट, अभी कहां जाएगा, थोड़ा सा आपने आगे शिफ्ट किया तो इमेज भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी, सभी लोग बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो बस इमेज कहां जाएगा, सी पर ही होगा। ठीक है, तो ये पहला जो 2 इमेज बनेगा वो बनेगा छोटा। किससे छोटा होगा, वस्तु से। अब ये जो तीसरे नंबर पे सी पर रखी वस्तु, ये बनती है बराबर। क्या बनती है, बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं क्या,
कि जब वस्तु को हम, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को C पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है क्या हो सकता है? 3 पॉइंट बताइए। एक तो वस्तु के बराबर C पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर, और बराबर बनेगा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। कोई दिक्कत? फिर हमने क्या किया, अब आगे ले जाइए तो ये इमेज क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप अब C से इधर ट्रांसफर करेंगे तो C और F बचा, तो C और F के बीच में रखते हैं। तो जब यहां आप ऑब्जेक्ट 4 रखेंगे तो इसका इमेज C पे था तो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा I4 यहां पे, C के बाहर। तो वही कंडीशन फिर दोहराने लगा। पहले छोटा से बराबर पे आया, अब बराबर से जब आगे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा ना। भाई आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं लिखने में भी लगे हैं, एक बार समझ लीजिएगा, घर पे अपने आप लिख दीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं जल्दी में बिल्कुल, मैं 5 मिनट 10 मिनट का ही ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ कि दिमाग पे बैठ जाए। आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसको। प्रकाश का परिवर्तन एक ऐसा चैप्टर है कि सबको अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही अपवर्तन का कंसेप्ट चालू होता है लाइट में, तब दिमाग का दही होना शुरू होता है। जब आपको क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, फिर पूर्ण परावर्तन जब आपको दिखेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब आपको पढ़ना होगा, इंटरफेरेंस पढ़ना होगा, व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण पढ़ना होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं, तब आपका दिमाग का दही होना शुरू होगा, क्योंकि उसमें है कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का इंटर रिलेशन करके कर रहा है प्रश्न। इस बार का आरओ के पेपर में इतना शानदार शानदार प्रश्न किया है, ये जो कैंसिल हुआ है, तो उस लेवल का पढ़ाई भी तो चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे ले चल रहा हूं। अभी इसको समझ लीजिए, ये बेसिक चीज है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ रहा है, ये वस्तु आगे बढ़ रहा है, इमेज, कोई दिक्कत? अभी बराबर को क्रॉस करेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो हमने I4 पे बना दिया, अब यहां से हमने ट्रांसफर किया है ऑब्जेक्ट, अब आगे करेंगे। मैं आपसे ही पूछूंगा, कलर कौन सा नहीं किया हूं मैं? ये अभी ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने? बताइए कहां की बारी है? फोकस पे। ये ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा है? 5, 5वां। तो ये ऑब्जेक्ट 5वां है। तो जब यहां आएगा ऑब्जेक्ट वस्तु, तो भाई प्रतिबिंब तो बराबर को क्रॉस कर चुका है, यहां तक बन चुका है। जब F पे आएगा तो याद करिए, जब इनफाइनाइट पे था तो F पे बना था, जो वस्तु F पे होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बोलिए एक साथ, कहां बनेगा? सब लोग बोलिए, कहां बनेगा भाई? अरे बोलो तुम दोनों, बोलिए कहां बनेगा? इनफाइनाइट। बोलिए ना, पहले तो बोलने से जानते हैं क्या होता है? आप एक्टिव रहते हैं, आपको ये ऐसा लगेगा, ये भ्रम में मत जिए कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट है। आप निष्क्रियता के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। भाई आपका जो ब्रेन का ये जो नर्वस सिस्टम है, अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो आप एक्टिव नहीं रहिएगा। आप सुनिएगा बात को जरूर, बट वो टिकाऊ नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी याद रहेंगी, थोड़ा थोड़ा फिर धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, ठीक है? बॉडी को आप देखिए ना, कभी कभी पोस्चर भी तो देखिए, आप ऐसे बैठ जाती हैं, फिर ऐसे हो जाती है। भाई ये ठीक नहीं है। आपको दिखना नहीं है कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, लुकिंग मतलब अट्रैक्टिव हो, रिफ्लेक्शन हो हमारे बॉडी से, ऐसा दिखना चाहिए ना। मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। कभी सुबह सुबह उठ के योगा वोगा करते हो कि बस खाना है, सोना है और एकदम पसर जाना है? ऐसा ही चलता है ना भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा एक्टिवनेस दिखाइए, ठीक है? तो चलिए, अभी इनफाइनाइट पे बनेगा ना F पे, तो मैंने इस कलर का इस्तेमाल किया था, तो इस पे हमने इस कलर का, ये कौन सा है? अच्छा, मैं इमेज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि अब तो इमेज बड़ा होने लगेगा। I4 का
ठीक है, ये होगा I5। अब ये जो दोनों बनेंगे, ये दोनों ये बनेंगे बड़ा बड़ा ही तो बनेंगे, क्योंकि बराबर के लिमिट को क्रॉस कर चुका है इन्होंने। फिर अब क्या होगा, अब बचा है F और P के बीच में, यही तो कंडीशन बच गया है, छठा कंडीशन। तो अब कलर कौन सा ले लें, इसका दिखेगा। चलिए, तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, दिख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 6। तो जब भी यहां हम ऑब्जेक्ट लेंगे तो भाई अब ये इमेज जो बनेगा वो दर्पण के पीछे चला जाएगा। सोच लीजिए, ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए एक टाइम के लिए ये टेबल है जो दर्पण है, ठीक है। अभी मैंने यहां से चलना शुरू किया था, ये है इनफाइनाइट। जाहिर सी बात है डिस्टेंस के मामले में वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जो दिखेगा नहीं, बट किसी ना किसी जगह पे वो प्रतिबिंब बना रहा है। अगर वो देख रहा है तो वो प्रतिबिंब बना लिया F पे। अभी मैंने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा और सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में आ गया, हम आ गए, तो वो भी अपने इमेज को थोड़ा आगे कर देगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मैं चलते चलते यहां आ गया, इसके पोल के पास, बोलेगा मेरे पोल के अंदर घुस गया, मेरे फोकस के अंदर घुस गया ये। अभी मैं यहां हूं तो मेरा इमेज दिखेगा क्या? मेरा इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन कल्पना करके सोचो कि मेरा इमेज कहां बना रहा होगा। आप जब आगे गए तो आपके पीछे ही बन रहा होगा ना। यानी कि तब हम इसको आभासी रूप से ऐसे मान लेते हैं कि जो अब इमेज बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, और जब भी इमेज आभासी बनेगा तो वो इमेज सीधा बनता है। तो ये जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा? ये इमेज होगा, जो इमेज 6 होगा, ये इमेज बनेगा बड़ा और बनेगा आभासी या वर्चुअल और सीधा। और जब चूंकि ये आभासी है तो कैसा बनेगा? सीधा। और कहां बनेगा? तो दर्पण के पीछे। ये मत पूछ देना कि सर दर्पण के पीछे कहां, बस इतना रखना दर्पण, क्योंकि ये तो इंची टेप लेके हम है नहीं कि मेजर करके बताएंगे। आप बस लिखना दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा का एक गुण ये भी है कि जब भी सीधा इमेज है इसका मतलब है वर्चुअल है। तो अब बात आती है कि ये 6 कंडीशन आपके दिमाग पे है कि नहीं, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बोलेगा कैसे प्रश्न करेगा, अब इसको देखिए, इसी चीज को पूछ लेंगे। नहीं, मतलब हाँ इमेज है, काल्पनिक इमेज बोलते हैं इसको, इसीलिए हाँ वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, इमेजनरी इमेज इसको बोलते हैं। आप इस इमेजनरी इमेज के साइन को पहचान सकते हैं, बट इसके लिए टेक्निकली इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, बट ये इमेज बनता है, ठीक है, क्योंकि हमने फोकस को क्रॉस कर लिया है। जहां ये सारा प्रतिबिंब बनाता है, आप उसके अंदर, आप आंख का जो है एक क्षमता है देखने का। अभी मान लीजिए कि कॉपी दीजिए आप, मैं इधर से देख पा रहा हूं ये, ठीक है, अभी मैंने ऐसे कर लिया, भी क्या देखूंगा, मेरे कैपेसिटी जो क्षमता है देखने का उससे ज्यादा अंदर आ गया है। अभी मैं कितना भी देखूंगा तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो मेरी क्षमता के अंदर चला गया है। जिसपे मैं ठीक से देख पाता हूं उस कैपेसिटी से ये ज्यादा अंदर आ गया है। जिसपे इमेज बना रहा है वास्तविक, उसके लिमिट को आपने क्रॉस कर लिया, आप पोल के पास पहुंच गए, वो भी फोकस को क्रॉस करके। कहां से इमेज दिखाएगा आपको? ठीक है, इतना बात समझ में आया? और ये प्रश्न कैसे करेगा? बोलेगा कि थोड़ा भाषा में तब्दीली करेगा, ऐसा भाषा नहीं होगा। वो बोल सकता है अनिश्चित दूरी पर रखी वस्तु अवतल दर्पण के सामने छाया चित्र बना रही है। अनिश्चित दूरी पर छाया चित्र बना रही है अवतल दर्पण के सामने, निम्न में से बताइए कौन सा विकल्प सत्य है।
इसके इसके बीच में बनेगा, इसके इसके सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पर बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, तमाम तरह के लैंग्वेज उसमें दे देगा। अभी इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा और ये बहुत आसान चीज़ है याद रखना। शुरू करेंगे इनफाइनाइट से और जहाँ जहाँ जो जो मिल रहा है उसी स्टेज पर रखते चले जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इससे प्रश्न आएगा तो मतलब कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें, कोई ऐसा चीज़ नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूज नहीं होता है। तुम हो जाओगे तो अभी बरसात आ रहा है, कहीं गड्ढा खोद लेना, उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको। चलें आगे बढ़े। इमेज का बनना आपने सीख लिया। अब हम दो तीन छोटी छोटी बातें हैं उसको सीखते हैं। एक तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई अगर दर्पण है तो ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। तो पीसी को आर बोलते हैं और पीएफ को एफ बोलते हैं, यही बोलते हैं ना। हम जो टॉपिक लिखवाने जा रहे हैं वो लिखवाने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। आप कहिएगा सर इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत है? मैं बार बार कहता हूं कि मेरा काम है एमसीक्यू का खाई को पाटना। ऐसे भाषा में प्रश्न पूछ चुका है, इसीलिए मैंने हेडिंग ही दिलवा दिया भाई, ले रिलेशन बिटवीन आर एंड दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये जो संबंध होता है आर का वो क्या होगा आप जानते हैं? जब ठीक बीचों बीच होगा इसका मतलब है ये 2f होगा, या f बराबर r/2 होगा। ये होता है। अब इसका प्रूफमेंट तो नहीं चाहिए ना मैथमेटिकली, इसका मैथमेटिकली प्रूफ होता है बट वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो रूल है उसी रूल के तहत इसको सिद्ध किया जाता है। बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल के बीच का क्या रिलेशन है? तो भाई रिलेशन है r बराबर 2f होता है। r जो होता है फोकस दूरी के दुगना होता है, या f जो है r का आधा होता है। यही इसका गुण है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए मिरर के दूसरी तरफ सीधा काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। देखिए जब भी इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, कहीं भी रखा जाएगा वस्तु को, किसको? वस्तु को, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को, यानी कि जब भी हम वैसे देखते हैं वस्तु की दूरी रखते हैं, दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तो वस्तु की दूरी जो है, दूरी, वस्तु की दूरी, उसको हम u से सूचित करते हैं। अब रही बात कि वस्तु की दूरी मापेंगे कहां से सर? तो मैंने शुरू में ही कहा था किसी भी चीज की दूरी दर्पण के सामने इधर मेजर करना है तो आप P से मेजर करेंगे। कहां से? P से। तो P से ही वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? u। और उसी तरह से जब इमेज बन जाएगा, कहीं भी बने, तो इस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम v से सूचित करते हैं। किससे? v से सूचित करते हैं। दूरी कहां से मेजर करेंगे? ध्रुव से। किसी भी चीज की दूरी को एनसीईआरटी में, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है चिन्ह परिपाटी। ये बात चिन्ह परिपाटी में बताया है, साइन मेथड में, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब सबके पास है? मैं फिर से बता रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब लेना। मैं जितना भी लाइन बोल रहा हूं उसी किताब से बोल रहा हूं। ये जो कहानी अभी लिखा मैंने, ये उसमें एक हेडिंग है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। उसका 11वां या 12वां चैप्टर जब खोलोगे, विद्युत के ऊपर वाला चैप्टर प्रकाश है, उसके दाहिने साइड में सबसे ऊपर लेवल पे है, ठीक है। राइट पेज पे सबसे ऊपर पीले हेडलाइन के साथ लिखा है चिन्ह परिपाटी, उसी में ये लाइन लिखी है। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी की किताब रखिए आप,
किसके किसके पास नहीं है मुझे बताओ। तो डाउनलोड कर लो मोबाइल में, थोड़ा टाइम स्पेंड करके। मोबाइल तो कभी छूते कम ही हो गए, मतलब मोबाइल तो फ़ोन करने के टाइम पे ही इस्तेमाल होता होगा, तो भाई उसमें काम भी होता है। जब भी ज़रूरत है, बेचैनी नहीं है ना आप में, बेचैनी नहीं है। जैसे टेस्ट हुआ तो बेचैनी होनी चाहिए कि सारा क्वेश्चन को देख मारे, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलता। जिसने टेस्ट के बाद कॉपी रखा, पेपर रखा, वो रखा ही रह जाएगा। ध्यान से सुनो, और तुम चंद लोगों के एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, ये बहुत लोगों के एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जिसने भी पेपर टेस्ट के बाद बेचैनी से तुरंत डिस्कस अपने दिमाग से खुद से देखा नहीं, वो रख देगा, सोचेगा बाद में करेंगे, वो नहीं करेगा। कभी पूरा परीक्षा बीत जाएगा, वो नहीं करेगा। इसलिए जैसे ही पेपर हो, ये मन को सोचना कि मन करेगा बदमाशी, तुरंत बोलेगा अभी तो 2 घंटा देख के आए हैं, रुको बाद में देखेंगे। और ये जहां हुआ उसी वक्त तुम हार गए, वहीं फिर दिक्कत हो जाता है। और पीटी का काम है कान खड़ा रखना। समझ तो एक टाइम के बाद मेंस में पता चलेगा, वो 8-10 हज़ार लोगों में, लेकिन असल जो तनाव है, असल जो कंपटीशन है, यहां है पहले स्टेज में। तो इसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, हर समय सजग। चल रहे हो धूप में, दिख रहा है मृग मिर्च का जो इल्यूजन होता है नजरों का, तो समझ लो कि काहे हो रहा है, तो सोचो अच्छा ये इस कारण हो रहा है। मतलब कुछ भी हो तो दिमाग एकदम वैसे रखो, हर जगह से लो। रात में जा रहे, मतलब रात में, मतलब कभी ऐसा देखा है कि कहीं जा रहे हो, हम तो वैसे ही इमेजिन करके चीजें याद करते हैं। बिल्ली का आंख चमक रहा है रात में, अंधेरे में बिल्ली दिख गई, भाई काहे चमक रहा है, खोज लो। तारे टिमटिमा रहे हैं, काहे टिमटिमा रहे हैं, लाल क्यों दिख रहा है। आकाश जब लोग कहते हैं काला है तो नीला काहे दिखाई दे रहा है, इस सब का प्रश्न मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन बेचैनी होनी चाहिए ना। अब बेचैनी तो नहीं क्रिएट होगा तो तब तक तुम इंतजार करो। मैं सत्य बोल रहा हूं, खराब लगेगा। जब तक अंदर बेचैनी नहीं है तो इंतजार करिए। बेचैनी जैसे ही अंदर पैदा होगी तभी सिलेक्शन होगा। और जब तक ये बेचैनी नहीं है, बेचैनी मतलब कष्ट शरीर को कितना भी हो जाए, भाई हमें जो चाहिए सफलता के लिए उसे इकट्ठा करके मानेंगे। जब तक ये क्यूरियोसिटी, अच्छा मेरे मोटिवेशन से नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा बड़ा मोटिवेटर तुम्हारे सामने खड़ा कर दें 15 मिनट, बस 20 मिनट, ये नहीं होता है। खुद के अंदर बेचैनी अपने से होती है, नहीं होगी अपने से तो मैं लाख कह लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो भाई बेचैनी पैदा करो पहले तो, किस लेना है, लेना ही है किसी हाल में। तो ये जो मैंने क्यों लिखवाया कि भाई वस्तु की दूरी को किससे मेजर करते हैं, पी से, तो इसको क्या बोलते हैं यू, और प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं वी। एक और चीज, और एफ तो हमको पता ही है, एफ को क्या बोलते हैं फोकस दूरी। ये इसलिए लिखवा रहे हैं कि इसके बाद जो रिलेशन बताया हमने 2 लाइन का, उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग डालना, दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है, इसके नीचे लिख लेना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस 1/v, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ये होता है मिरर फॉर्मूला। तो अब मुझे बताने की जरूरत है क्या कि u क्या है, v क्या है, ठीक है, नहीं जरूरत है। आगे बढ़ें, एक टॉपिक लिखना आवर्धन। आवर्धन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिसेंट या मैग्निफिकेंट, किस जो लोग बोलते हैं ये देख लीजिए। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेंट बोलते हैं आवर्धन। ये दरअसल कुछ नहीं है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का रेशियो होता है। इन दोनों का क्या है, रेशियो होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को किसी किसी किताब में, जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो उसने डैश माना है, तो डैश थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टर्म है, तो हम डैश नहीं मानते हैं, हम मानते हैं H1, सॉरी
H2 और हम मानते हैं H1। H1 क्यों? क्योंकि वस्तु है, तो पहले वस्तु बाद में प्रतिबिंब। वस्तु के बिना प्रतिबिंब का कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। वस्तु के बिना प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब वस्तु के बाद प्रतिबिंब का होना जरूरी है ना। प्रतिबिंब उसका छाया है, वस्तु ही नहीं रहेगा तो उसका मतलब नहीं है। अग्नि देखे हो, चिंगारी और अग्नि, तो चिंगारी अग्नि का ही रूप है। हाँ, तो फिर एक शब्द है परमात्मा। आत्मा उसी का अंग है क्या? जिस प्रकार अग्नि चिंगारी अग्नि का रूप है, उसी तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसलिए इसको इतना बढ़िया काम में लगाओ। देरी होने दो, हो रहा है तो। देरी होने का मतलब है कि थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा और कुछ नहीं है, स्ट्रांग हो जाएंगे, चीज़ें सीखने को मिलेगी। बट ध्यान रखना, अंदर ऐसा एक भावना पैदा करो कि मतलब कोई चीज़ के लिए बेचैन हो जाओ बिल्कुल। अंदर जो खलबली नहीं बचेगी तो फिर बड़ा दिक्कत है, फिर कुछ नहीं होगा। हमने ये जो तमाम तरह की चीज़ें होती है, इनसे सुन के उनसे सुन के, ये भैया वो भैया, ये टॉपर वो टॉपर, कुछ नहीं होता। अंदर खुद की बेचैनी होगी तभी कुछ सिलेक्शन होगा। और ये कैसे पैदा होगी ये तुम तय करो, कारण खोजो, खोजना पड़ेगा। कोई बेचैन नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ। बेचैनी का मतलब होता है आग लगी हो सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर जब पर्वत सी हो जाए तो बस लावा ही निकलेगा, लावा ही निकलेगा। वो घाव अभी बढ़ा नहीं है। 10 लोग तुम्हें ताना नहीं दिए हैं अभी, घर वाले नहीं बोले पैसा बंद करेंगे, भैया अब हो गया बहुत। जब अकेले में रहो तो बेचैनी सताए कि यार अब क्या, अब तो इस बार करना है। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि अंदर की ज्वाला फटे, फिर पर्यावरण में इतना धुंध छाए कि मूसलाधार बारिश से जमीन भी फफन पड़े। इस तरह होना चाहिए। अवर्धन, मैग्निफिसेंट, इसको सूचित करते हैं एम से। इसको किससे सूचित करते हैं? इतना गंभीर नहीं होना है। अभी मैंने बोल दिया 2-4 लाइन तो ये 10-15 मिनट के बाद भूल जाओगे। ये तो बस बताया जा रहा है कि ये बेचैनी खोजो कि है कि नहीं, नहीं है तो समझ लो कि सफलता में देरी है। ठीक, एम को बोलते हैं H2/H1, इसको हम V/UB बोलते हैं और यहां लगा देते हैं माइनस। क्यों? तो थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी वाला चीज ध्यान रखो। जब भी एक मिरर के साइन मेथड, मिरर के इधर कोई चीज होता है तो वो नहीं, निगेटिव, लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव, और इधर चूंकि आप इन्वर्टेड होता है, इधर जो भी बनता है इमेज वगैरह, तो इमेज वगैरह जो भी बनता है इन्वर्टेड होता है। वस्तु भी रखोगे तो लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा, राइट साइड में कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा। ये चिन्ह पर, ये सामान्य चीज थी। अब हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा। तो इसके बाद क्या आता है? एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण जिससे प्रश्न बनते हैं। तो कोई मुझे उदाहरण बता सकते हो कि मतलब प्रकाश के परावर्तन का क्या क्या उदाहरण हो सकता है? चलिए, कोई बात नहीं है, आप सोचिएगा। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है परावर्तन। सीख लिया, लेंस अभी नहीं पढ़ेंगे, लेंस बाद में, लेकिन लेंस से पहले हम पढ़ लेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया हमने, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर है।
परावर्तन का मतलब होता है टकराया और उसको कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अंदर जाएगा। इधर उधर छटक सकता है, इधर उधर उसकी क्षति हो सकती है, लाइट बिखर सकता है, बट अंदर नहीं जा सकता। टकराएगा और उसी माध्यम में जब एक लाइट की किरणें रे ऑफ लाइट किसी एक सरफेस से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो यह है रिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे दर्पण के यूज, उत्तल दर्पण तो बच ही रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के बारे में देख। अच्छा, ये जो मैंने ये चीजें बताई, उत्तल दर्पण में कुछ नहीं होता है, सेम होता है। बस उसमें एक चीज याद रखना है, प्रतिबिंबों के बनने में। प्रतिबिंब हमने बताया, बाकी सब कुछ सेम होता है। फोकस भी, सी भी, आर भी, एफ भी, संबंध भी, ठीक है, पोल भी। प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उसमें जितने भी उत्तल दर्पण में किसी भी स्थान पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब सीधा, छोटा, आभासी, यही बनता है। यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कहीं भी रखो, ये सामान्य तौर है। अभी यूज बताऊंगा ना दोनों दर्पण के, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाई अवतल दर्पण के यूज कहाँ होता है? मतलब बीपीएससी ने कई बार पूछे हैं इससे प्रश्न। तो प्रतिबिंब के यूज पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे ये छोटा, सीधा और आभासी है। साइड मिरर देखते हो? ट्रक पे बैठी हो कभी? आप लोग बैठे हैं? बोले कि ट्रके काहे मिला जी? बस पे आगे सीट कहीं कभी देखा है कि मिरर में ये लंबा कतार में जाम होता है और बस का जो ड्राइवर होता है अपने मिरर में देख के बता देता है। बहुत सारी चीज़ों के इमेज के, बिखरी हुई इमेज को ये क्या करता है, अपने पास उसी छोटे में दिखा लेता है। तो इसका हम यूज अभी बताएंगे। आपको लिखना है दर्पण का प्रयोग। क्लास हो गया? अच्छा हाँ, आगे क्लास है ना। चलिए, सर आ गए हैं, कोई बात नहीं है। तो अब हम आगे की क्लास जरूर पढ़िए, मुझे अंदाजा नहीं था, तो हम ये कल पढ़ेंगे। अब आज यहाँ से उत्तल दर्पण के बाद से, ठीक है। और फिर हम बढ़िया कंसेप्ट से पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं आ रहे उनसे बोलिए कि चलिए, साइंस का एक अपना वेटेज है। ठीक बात है? ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे कल।